Hello everyone, welcome to the channel eLocal Writer. हम पूरी DBMS पर एक वेब सीरीज पूरी बना रहे हैं जिसमें हमने DBMS के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। हमने स्टार्टिंग किया था एंटिटी एट्रीब्यूट से और हम अभी ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शंस पर ट्यूटोरियल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्करेंसी कंट्रोल इन DBMS। लास्ट 3 ट्यूटोरियल जिसमें कि हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पहले समझा था, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज समझी थी और आज थर्ड ट्यूटोरियल कॉन्करेंसी कंट्रोल पर है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होती थी ये हमने पिछले ट्यूटोरियल जिसमें हमने एसिड प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रांजैक्शन की, उसमें हमने क्लियर किया था। बट अभी इन शॉर्ट अगर आपको ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी समझनी है तो ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहली है एटॉमिसिटी, दूसरी है कंसिस्टेंसी, तीसरी है आइसोलेशन और चौथी है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिसिटी में हमने ये समझा था कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ऑल और नथिंग पर बेस्ड होती है। या तो सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होंगे या तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी वो थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ होते हैं, यानी क्रेडिट और डेबिट एक साथ हो रहा है किसी अकाउंट से, तो उस टाइम किस तरह से डेटाबेस रिएक्ट करेगा और किस तरीके से डेटाबेस को कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो थी वो थी आइसोलेशन। आइसोलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक बारी अगर हमारी मेन मेमोरी में चेंज हो जाता है, जो भी अपडेट है वो हो जाता है, तो उसको जब तक डेटाबेस में नहीं अपडेट करेंगे तब तक वो कमिट की कंडीशन पे नहीं आएगा। एक बारी डेटाबेस अगर कमिट की कंडीशन पर आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो कमिट की कंडीशन तक नहीं पहुंचे तो वो अबॉर्ट हो सकता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, ड्यूरेबिलिटी की, कि अगर आपका डेटाबेस कमिट कंडीशन पे पहुंच गया तो आपके पास मल्टीपल लॉग्स या बैकअप्स मेंटेन्ड होने चाहिए कि इफ द डेटाबेस विल in any situation the database was crashed, then you have the sufficient backup to maintain it। हमारे पास बैकअप होना चाहिए उसे मेंटेन करने का। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अगर आपको उनको फिर से पढ़ना है या रिवाइज करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो कॉन्करेंसी कंट्रोल है, जो कि कंसिस्टेंसी में होता था। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, और वो 2 चीजें क्या हैं, वो है ए शेड्यूल एंड बी सिरियलाइजेबल। ठीक, तो शेड्यूल क्या है, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शंस ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उनको जो जो भी ऑपरेशंस होंगे तो उनको शेड्यूल कहेंगे। जैसे कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जैसे कि रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, कमिट हो रहा है, अबॉर्ट हो रहा है, ये सब कुछ शेड्यूल के अंदर आएंगे। सो शेड्यूल इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसका जो सीक्वेंस है वही कहलाता है शेड्यूल। और serializable क्या है, a transaction is serializable if its outcome is equal to the outcome of its transaction executed serially, that is without overlapping in time। एक्चुअली शेड्यूल में क्या होता है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, मींस एक साथ 2 ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। बट serializable क्या है, एक एक सीरियल वाइज, जैसा कि उसके नेम से ही समझ में आ रहा है, सीरियल वाइज मतलब कंटिन्यूअस वे में एक एक करके जब हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसको कहेंगे serializable। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो शेड्यूल में आता है रीड एक्स, मतलब सारे आइटम्स को रीड करना, राइट एक्स मतलब कि सारे आइटम्स को राइट करना, कमिट मतलब डू ऑल चेंजेस, मतलब अगर डेटाबेस में कमिट आ गया तो इसका मतलब है कि जो भी उसमें क्रेडिट डेबिट होने के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो और लास्ट क्या है, अबॉर्ट मतलब कि जो भी चेंजेस हुए हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो इस तरीके से शेड्यूल काम करता है। नाउ
हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताने की कोशिश कर रहे हैं. टेक द केस वेयर वी हैव द रिजर्वेशन सिस्टम वेयर पैसेंजर्स आर ट्राइंग टू बुक देयर टिकट साइमल्टेनियसली. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक रिजर्वेशन सिस्टम मान लेते हैं IRCTC, जो जिसका हम लोग सब लोग यूज करते हैं, जिसमें कि पैसेंजर्स जो हैं वो टिकट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. There could be one passenger who is trying to travel to Delhi by Rajdhani Express and he will try to book his ticket for that particular train. एक पैसेंजर है जो कि दिल्ली से ट्रैवल करना चाहता है बाय राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी में अपनी टिकट बुक करना चाहता है एंड उसको उस पर्टिकुलर ट्रेन में बुकिंग चाहिए. देयर कुड बी अनदर पैसेंजर साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू बुक फॉर द सेम ट्रेन. अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन फंसी कि एक और पैसेंजर है जो कि सेम ट्रेन को बुक करना चाहता है. नाउ बोथ ऑफ देम शुड गेट डिफरेंट सीट नंबर्स व्हेन दिस ऑपरेट साइमल्टेनियसली. अब क्या करना होगा कि दोनों को डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड होने चाहिए, दोनों को डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड होने चाहिए, सीट नंबर्स, ताकि पूरा प्रोसेस एक साथ हो जाए. ठीक है, अगर डिफरेंट सीट नंबर्स नहीं देंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा. हम दो पैसेंजर्स को एक सीट नहीं दे सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक साथ भी ऑपरेट होते रहना चाहिए और उनको सीट नंबर भी अलग अलग मिलना चाहिए. तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है शेड्यूल की हेल्प से. शेड्यूल क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है, जिसकी वजह से अलग अलग पैसेंजर्स को, अगर वो सेम टाइम पर भी बुकिंग कर रहे हैं, तो उनका ट्रांजैक्शन एक एक करके होएगा और उनको अलग अलग सीट मिल जाएगी. In some cases, the passengers find that he does not have money. At this point, he can discard the changes, which mean that the transaction can get into the abort state after reading the availability, but not for the booking the final one. अच्छा, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हमने पूरी बुकिंग तक तो हम पहुंच गए, फिर अचानक से मनी ना होने की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से हम ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देते हैं. यानी कि वो मेन मेमोरी में चेंजेस आ गए थे, लेकिन डेटाबेस में जहां पर कि सारे सीट नंबर पड़े हैं, वहां पर जाकर के जब हम चेंज करने गए तो हमने अबॉर्ट कर दिया. कई बार इस टाइप की भी कंडीशन आती है. तो इन सारी कंडीशंस को हम मेंटेन किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. और शेड्यूल में भी एक सिचुएशन आती है सीरियल शेड्यूल. ठीक है, जो कि सीरियल वाइज सब कुछ शेड्यूल करता है. और व्हाट दिस मीन इज आइदर एग्जीक्यूट वन ट्रांजेक्शन कंप्लीटली बिफोर अदर एग्जीक्यूट. ये क्या करेगा? एक ट्रांजैक्शन को, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये चीज समझी थी कि एक अगर जैसे क्रेडिट कर रहा है और दूसरा डेबिट कर रहा है, तो क्या करेंगे कि लॉक प्रोवाइड करा देते हैं. ठीक, कि जब एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस को फेच करके डेटाबेस से सारी चीजें लेकर के और वापस वैल्यू पुट करता है, जैसे कि डेटाबेस में सीट नंबर पड़े हैं, ठीक, 23, 24, 25, 26 कुछ भी. अब डेटाबेस में सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन T1 ने रीड किया कि हाँ 23, 24, 25 फ्री पड़ी है. अब वो गया मेन मेमोरी में और उसने चेक किया कि यूजर को कौन सी बर्थ चाहिए, लोअर बर्थ, अब मिडिल, अपर, जो भी. ठीक, फिर वो वहां से रीड करके, वहां से जब पूरा ट्रांजैक्शन का प्रोसेस हो गया, तो उसको पर्टिकुलर सीट नंबर प्रोवाइड करके उसको डेटाबेस में ले जा करके पुट कर देगा. अब क्या हुआ? 23 सीट नंबर के आगे उस पर्सन का नाम आ गया. अब उसके बाद वो लॉग को ओपन करेगा और फिर वो अगले पर्सन को उस टिकट को बुक करने देगा. तो ये होता है सीरियल ट्रांजैक्शन, सीरियल शेड्यूल. ठीक है, तो शेड्यूल किस तरीके से काम करता है कि एक जन को पहले पूरा प्रोसेस कर लेने देता है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वर्क करता है. देखिए, what this mean is either execute one transaction completely before other schedule. This is very important notion here of saying that I have what is called a serial schedule. A serial schedule is one
where the transactions are executed in such a way that new transaction is executed only after finishing the earlier transaction। यहाँ पर transactions इस तरीके से होते हैं कि नया transaction कब होगा, जब पिछला वाला complete हो चुका होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरियल शेड्यूल क्लियर हुआ होगा। और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी आई इज लेस देन टी जे इज लेस देन टी एन। मतलब जो एक ट्रांजेक्शन है सबसे पहले वो होगा, उसके बाद अगला होगा, उसके बाद अगला होगा, ऐसे करते करते जितने भी होंगे एक 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 करके होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, unduly restraining that known the transaction should be executing one after the other would only affect the database performance। इससे डेटाबेस का परफॉर्मेंस खराब होएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है हमारे ट्रांजेक्शन्स की। वी कैन व्हेन they are not conflicting suddenly we can execute them in a parallel way and get better performance from a database rather than enforcing a serial order। क्या कह रहा है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जब तक दो ट्रांजेक्शन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होता, कन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, जैसे कि तब तक हम उसको एग्जीक्यूट एक साथ कराते रहेंगे। ये है एक न्यू मेथड के लिए न्यू सोच। क्या करेंगे, देखिए अगर एक पर्सन ने लॉगिन किया अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में, फिर वो अपना डेटाबेस में गया फेच करने और फिर वो अपना प्रोसेस कर रहा है, लेकिन सीरियल शेड्यूल क्या कहता है कि दूसरा पर्सन एंटर ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या जरूरी है कि दूसरा पर्सन सिर्फ फेचिंग के लिए ही आ रहा हो? ठीक है, दूसरा पर्सन जब तक वो अपना नाम एंटर करेगा, जब तक अपनी रिक्वायरमेंट एंटर करेगा, तब तक उसका पहले वाले का डेटाबेस का काम हो चुका होगा, उसकी वैल्यू डेटाबेस में पुट हो चुकी होगी कि हाँ 23 नंबर। तो यही चीज हम लोग का सीरियल शेड्यूल में प्रॉब्लम है कि वो दूसरे प्रोसेस को, दूसरे ट्रांजेक्शन को एक साथ पैरेलली चलने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेटाबेस का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दूसरा ट्रांजेक्शन साथ में चले तो वो कन्फ्लिक्ट ही पैदा करे, प्रॉब्लम ही पैदा करे। क्योंकि अगर एक ट्रांजेक्शन डेटाबेस को यूज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा ट्रांजेक्शन भी डेटाबेस को ही यूज कर रहा हो सकता है वो अभी मेन मेमोरी में ही काम कर रहा है, हो सकता है वो अपनी वैल्यूज ही एंटर कर रहा है। तो इसलिए जब जब ये कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आ जाए कि हाँ अब इसे भी डेटाबेस यूज करना है, इसे भी डेटाबेस यूज करना है, दोनों ट्रांजेक्शन को सेम डेटाबेस यूज करना है, उस समय हम उसको सीरियल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो तो एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन है, बट सीरियल क्या कर रहा है, वो तो दूसरे ट्रांजेक्शन को एंटर ही नहीं करने दे रहा। तो ये सीरियल शेड्यूल की प्रॉब्लम है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ शेड्यूल इज इक्विवेलेंट शेड्यूल। इक्विवेलेंट शेड्यूल सिंपल सा शेड्यूल है जिसमें हम लोग ये कहते हैं लेट अस टेक अ शेड्यूल एस ए एंड अ शेड्यूल एस बी एंड डिफाइन व्हाट वी मीन बाय एन इक्विवेलेंट शेड्यूल। Two schedules are equivalent if basically all the operations which appear in SA also appear in SB। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो, सेम टाइप का काम हो रहा हो, उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट। ठीक, both schedule involve the same set of transactions including ordering of action within each transaction। ठीक है, सेम ऑपरेशन सेम इंस्ट्रक्शन, बोथ शेड्यूल हैव द सेम सेट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट भी उनकी एक ही जगह पे हो रही है। तो इक्विवेलेंस दो टाइप के होते हैं, बेसिकली ये दो होते हैं, लेकिन इसमें एक और आता है। तो इक्विवेलेंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट एंड व्यू। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे, व्यू सिरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे एक सिमेंटिक। तो सिमेंटिक जनरली कभी भी उतना पूछा नहीं जाता है या उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट और व्यू की बहुत डिमांड होती है। तो आई होप आपको इतना ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अब ये जो कन्फ्लिक्ट ट्यूटोरियल है ना, मेरे सिस्टम को क्या हो रहा, सॉरी फॉर दैट सिस्टम।
ये जो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी है, तो कन्फ्लिक्ट में अभी मैंने एक आपको छोटा सा आइडिया दिया कि जब दो दो ट्रांजेक्शन सेम चीज को यूज करने का कोशिश करेंगे तो हम किस तरीके से उनको अरेंज करेंगे, सीरियल में लाएंगे, उसी को हम लोग सिरियलाइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और व्यू सिरियलाइजेबिलिटी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आपको हमारा ट्यूटोरियल कितने हद तक पसंद आ रहा, क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही, क्या खराब लग रही। हाँ, मेरे वॉइस को छोड़ के बताइएगा कि क्या क्या खराब लग रहा, बिकॉज इसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरी वॉइस ऐसी ही रहेगी। सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको हमारे ट्यूटोरियल्स के रिगार्डिंग और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको पर्टिकुलरली चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दीजिए ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो और हम दूसरे टीचर्स की, दूसरे लोगों की भी हेल्प लेकर के हमारे चीज़ों को ग्रो करें और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी elocalwriter@gmail.com पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।